अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो अब हम ये लास्ट क्लास वाला बीएलटी का असाइनमेंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये तमाम चीज़ें कवर कर चुके हैं और वो तमाम चीज़ें अब दोबारा इस क्वेश्चन में भी हमें दिखाई देंगे। और हमारा जो क्विज़ होने जा रहा है उसमें भी ऑलमोस्ट इसी किस्म का सवाल आएगा, प्लस में इसमें कुछ शेयर और मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट क्विज़ कवर हो जाएगा। मज़ीद हम चीज़ें फिर अगले क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि नासिर हुसैन वर्क एट मंथली बेसिक सैलरी ऑफ 1,60,000 और वो रिटायर हो जाता है 31 मई 2018 को। तो हमारे पास असाइनमेंट का सलूशन भी हम साथ साथ देखते रहते हैं। तो सलूशन में हमारे पास वो कह रहे हैं कि भाई 1,60,000 की जो वो सैलरी ले रहा है उसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बंदा रिटायर कब हो रहा है? 31 मई को। और जबकि हमारा जो ईयर होता है वो जुलाई से लेकर जून तक कंटिन्यू रहता है। तो एक मंथ क्योंकि ये पहले रिटायर हो गया तो हम सिर्फ 11 महीने की सैलरी यहाँ पे लेंगे, जो कि बन जाती है 176,40। उसके बाद क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ही इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग कंपनी मेंटेन्ड कार हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख, जो कि वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो देखें जब हम ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ करते हैं तो हम 5% लगाते हैं। अगर ये मुकम्मल पर्सनल होता तो हम 10% लगाते हैं। तो 5% तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये 11/12 भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि देखें उस बंदे ने जब 11 महीनों के बाद रिटायरमेंट दे दी तो हम गाड़ी की वैल्यू भी उसी हिसाब से लगाएंगे। तो 11/12 का मतलब है कि हम उसको डिवीजन कर रहे हैं कि वो 11 महीनों में डिवाइड हो जाएगा। 11 मंथ जो उसने काम किया और 12 मंथ से डिवाइड किया, जो कि पूरे साल का है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 68750। अच्छा, कुछ लोगों को अगर इसमें कन्फ्यूजन हो कि ये 11/12 है क्या, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये 15 लाख है। सबसे पहले इसको डिवाइड करवा दे डायरेक्टली 12 से, तो हमारे पास एक मंथ की वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो 11 महीनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई 5% तो सेम वैल्यू ही आ जाएगी। क्वेश्चन को फर्दर हम देखते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि भाई ही फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय द कंपनी। ठीक है, एक तो उसको अकोमोडेशन मिल गया, फिर उसको मेडिकल कितना मिल रहा है? 15,000 मेडिकल अलाउंस पर मंथ। अच्छा, इन तो चीज़ों को पहले डिस्कस कर लें। अच्छा, अकोमोडेशन में हमारे पास ना हमेशा कंपैरिजन आता है, या तो हमारे पास फेयर मार्केट रेंट आता है या फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी। उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो फेयर मार्केट रेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने डायरेक्टली 45% ऑफ बेसिक सैलरी निकाला, जो कि बना 792,000। तो दोनों को कंपेयर किया तो हायर ऑफ डेफिनेटली हमारे पास यही वाला है 45%। अच्छा, थोड़ा सा हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि भाई ग्रोस और टैक्सेबल क्या होता है। तमाम वो बेनिफिट जो आप इंजॉय कर रहे हैं उनको आप ग्रोस में डालेंगे। यानी ये देखिए सैलरी इतनी ले रहा है, ग्रोस में आ गई। फिर गाड़ी पे जो भी परसेंटेज बनी वो यहाँ पे आ गई। तो बहरहाल अभी तक तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हम सारी ग्रॉस और टैक्सेबल में सेम ही ला रहे हैं, क्योंकि उतनी ही वैल्यू पे हमें टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो अगली कंडीशन में हमें थोड़ा अंदाज़ा होगा कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा देखा, मेडिकल हमने देखा था कि 15,000 11 महीनों तक उस बंदे ने काम किया, तो 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आ गया 1,65,000। ये वो है जो हम इंजॉय कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये हमारे पास किस में आ जाएगा? ग्रोस में आ जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें एक सर्टेन एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन कहाँ तक है? गवर्नमेंट कहती है कि आप 10% तक इंजॉय कर सकते हैं। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी हमारे पास बन जाता है 176,000। तो अगर हम 176,000 यानी 1,76,000 तक बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं, और जबकि हम 1,65,000 तक अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो मज़ीद भी हमारे पास गुंजाइश है कि हम इंजॉय करें तो गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी। या सिंपली आप 165 से 176 को माइनस करें तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एग्जाम कर देंगे, ज़ीरो आ जाएगा। आगे हमने लिख दिया कि एग्जाम अप टू 17 जो भी कंडीशन थी 10%, यहाँ तक हमें इंजॉय करने का पूरा हक है, जबकि हम इंजॉय कितना कर रहे हैं? सिर्फ 1,65। ठीक हो गया।
फिर हम आ गए थे हाँ यूटिलिटीज़ की, यहाँ पे लिखा हुआ था यूटिलिटीज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी वर 30,000। फिर उसकी डिडक्शन कितनी हो रही है 13,000 पर मंथ। अच्छा ये 30,000 नहीं था, 3 लाख था। उसको पूरे साल के लिए कंपनी ने 3 लाख दिया यूटिलिटीज़ में, और कंपनी उसकी सैलरी में से हर महीने 13,000 काट दिया। तो 3 लाख में से वो जो 13,000 पर मंथ है वो हम निकालेंगे, जो पीछे रह जाएगा वो हमारा पर्सनल बेनिफिट है, उस पर टैक्स आएगा। 3 लाख माइनस 13,000, क्योंकि 11 महीनों तक काम किया, जो भी 13,011 ये तकरीबन आ जाएगा 143। तो 3 लाख में से माइनस किया तो 157। ये हम वो हैं जो इंजॉय कर रहे हैं बेनिफिट, और टैक्सेबल में भी सेम आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो ये है, On his retirement, he became entitled to a monthly pension of 22,000 from a company's approved pension fund। ठीक है, पेंशन को भी देख लेते हैं, साथ साथ अगले पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं। ही आल्सो रिसीव्ड 2,40,000 फ्रॉम दी कंपनीज ग्रेचुटी स्कीम विच इज़ अनअप्रूव्ड। अच्छा, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। तो पहले तो हम पेंशन वाले पार्ट को नीचे से देख लेते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते थे। बहरहाल 22,000 11 महीनों के हिसाब से इंजॉय कितना कर रहा है 2,42,000, लेकिन ये हमारे पास ग्रोस में आएगा। जो भी चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं वो ग्रोस में आएगी। टैक्सेबल में ज़ीरो क्यों गई, हमने डिस्क्रिप्शन दे दी यहाँ पे, ये वाला पोर्शन डिस्क्रिप्शन और रिमार्क्स का है। वो ये है कि पेंशन फ्रॉम वन कंपनी इज़ एग्जाम्प्टेड। हम किसी भी एक जगह से जब पेंशन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पशन होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, अगर हम अलबत्ता 2 जगहों से पेंशन ले रहे होते तो जिस जगह से हम कम पेंशन ले रहे हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती। ग्रेचुइटी वाले पार्ट में आते हैं कि भाई अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी हमें कंपनी कितना दे रही है 2,40,000। अच्छा, इसमें जो लास्ट हमने असाइनमेंट ग्रुप में शेयर किया था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। बहरहाल वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। वो ये कि 2,40,000 में से भी हमने जो एग्जाम्पशन की वैल्यू है वो माइनस करनी है, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर टैक्स आएगा। तो एग्जाम्पशन की 2 कंडीशन है, लोअर ऑफ लेस करना है किसका 50% ऑफ ग्रेचुटी, यानी 2,40,000 का 50% कितना बनता है 1,20, या फिर 75,000। तो इन दोनों में से लोअर ऑफ कौन सा होगा, ऐसी बात है 1,20 या 75 में से 75,000 लोअर है। तो हमने 2,40 में से 75,000 बाहर निकाला, तो हमारे पास आ गया 165,000। तो ये हमारे पास किस में आ गया टैक्सेबल में, और ग्रोस में तो 2,40 पूरा का पूरा आएगा जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई ग्रेजुएट 240 एंड लोअर 75, तो ये वैल्यू आ गई। ये हमारा अब ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। हम फर्दर्स को देखते हैं। फर्दर वो कहता है कि द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज 19 लाख, और interest amount received was 4,18,000। He is not working anywhere after retirement। ठीक है। अच्छा भाई, अब 2 जीरो की बात है कि एक प्रोविडेंट फंड और एक हमारे पास जो भी प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट शामिल है। तो हमने क्या निकालना है, एक तो टैक्सेबल सैलरी निकालनी है और हमने टैक्स पेबल निकालना है। यानी एक तो वो सैलरी निकालनी है जिस पर टैक्स लगेगा, और फिर एक हमने वो अमाउंट निकालनी है कि हमने इतना टैक्स पे करना है। तो नीचे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले तो भाई वो 8,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमने शायद क्वेश्चन में मिस कर दिया, आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कहीं पे भी ज़रूर मेंशन होगा कि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग 8,000। ये रहा, ही कंट्रीब्यूटेड 8,000 पर मंथ इन प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग करंट ईयर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन उसकी है 8,000 इंटू 11 88,000। अच्छा, उसमें अब गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशन देती है हमें कि लोअर ऑफ जो है वो इस टोटल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। तो पहली हमारे पास एग्जाम्पशन है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि 1,76 बनती है, 1,76,000। दूसरा है 1,50,000। इन दोनों में से जो लोअर होगा यानी 176 या 150 में से, वो ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। तो ये देखें, ग्रोस में हमारे पास 88 ही आ रहा है क्योंकि ये हम इंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन एग्जाम्पशन हमारे पास अभी भी 1,50 तक की है, यानी 1,50,000 तक हम प्रोविडेंट फंड इंजॉय कर सकते हैं, तो हम उससे कम ही कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल ज़ीरो हो जाएगा। और रिमार्क्स हमारे पास है, एग्जाम्पशन हमारे पास 1,50 थे कि जबकि हम इंजॉय सिर्फ 88,000 कर रहे हैं, यानी हम 90 भी करते या 1,00,000 या 1,20,000 या 1,40,000 तक भी इंजॉय कर रहे थे तो कोई हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता। जब हम 1,50,000 से ऊपर इंजॉय करते तो हमें टैक्स देना पड़ता। फिर हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस। इंटरेस्ट था कितना, 4,18,000, जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ग्रोस में आएगा। फिर एग्जाम्पशन किसकी है, हाइयर ऑफ, लेस करना है इस वाली वैल्यू में से, 4,18,000 में से, कौन सी, इन दो सर्टेन कंडीशंस में से। पहला है एग्जाम्पशन अप टू 16% ऑफ टोटल इंटरेस्ट, जो कि 19 लाख था। 19 लाख का 16% बनता है 3,04,000। और दूसरी कंडीशन है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, 1,00,000 और 17,60,000 की, तो वो बनता है 58,667। इन दोनों में जो भी हायर होगा, तो 3,04,000, 3,04,000 और या 5,86,000, इन दोनों में से डेफिनेटली हायर नीचे वाली वैल्यू है। तो हायर को जब हम इसमें से जो हम इंजॉय कर रहे हैं 4,18,000, तो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। जब भी आंसर माइनस में हो ना, यानी 418,000 माइनस 58,667, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो में आ जाएगा। तो रिमार्क्स यही आएंगे हमारे पास, एग्जाम्पशन अप टू 58,667 इतना हम इंजॉय कर सकते हैं, जबकि हम इंजॉय कितना कर रहे हैं, सिर्फ 4,18,000। तो हमने टैक्सेबल तमाम को प्लस किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 294,2750। ये हमारे पास टैक्सेबल सैलरी है। टैक्सेबल सैलरी वो सैलरी होती है कि इस अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है। अब इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा कितना, वो हम टैक्स लायबिलिटी में चेक करते हैं, तो ये देखते हैं। अच्छा, टैक्सेबल सैलरी इसकी कितनी है, हम लिखते हैं यहाँ पे। फिर हम स्लैब्स हमारे पास ना सर की शायद लेक्चर नंबर 11 या 12 किसी में ना हमारे पास स्लैब्स बने हुए हैं कि कितनी अमाउंट, एक रेंज है कि उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए। तो एक रेंज हमारे पास जो इसके हिसाब से आती है, वो आती है 25 लाख से 35 लाख के दरमियान, जो कि हमारी तो इन दोनों के दरमियान ही है ना, 29 लाख। तो बहरहाल देख लेते हैं फॉर्मूला। तो मैंने एक रफली सा बनाया हुआ है, ये मैंने इस लिए बनाया कि बहुत आसानी से समझ आ जाए। अदरवाइज़ जो वहाँ पे हमारे पास पीपीटीज़ में एक फार्मूला या एक तरीका लिया गया है, हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बल्कि वो थोड़ा साफ़ सुथरा भी है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी माइनस लोअर ऑफ टैक्स स्लैब इंटू फिक्स परसेंटेज, क्योंकि हर स्लैब की एक फिक्स परसेंटेज है हमारे पास, प्लस फिक्स टैक्स, और उसी के अंदर हमारे पास एक फ़िक्स टैक्स भी है। तो टैक्सेबल सैलरी तो हमारे पास ये रही, या ये हमारे पास मौजूद है 294,2750। अच्छा, इस टैक्स स्लैब में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हाइयर है 35 और लोअर 25 है, तो हमने यहाँ पे लोअर लिखनी है, तो माइनस लोअर करवा दी। 25 से लेकर 35 वाले स्लैब में हमारे पास जो परसेंटेज फिक्स आती है वो आती है 17.5%, ठीक है। तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और एक फ़िक्स हमारे पास अमाउंट है वो भी टैक्स में ऐड कर दी जाती है, वो इसमें हमारे पास 195 है। तो इन दोनों को हमने माइनस करवा दिया, 294 और ये 25 को, तो हमारे पास आ गया 442,750, और इस पे हमारे पास 17.5% टैक्स ऐड होगा, और वहाँ पे 195 तो अलग से है। 17.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 77,000 और सम वैल्यू आ गई, फिर 195 ऐड करवा दिया, तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी है वो आ गई 272481.25, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो हमने टैक्स के तौर पर देनी है गवर्नमेंट को। दिस इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी ड्यू ऑन नासिर फॉर द ईयर 2018। तो उम्मीद है क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और तमाम चीज़ें कवर हो जाएं। बाकी अब कुछ चीज़ें हैं शेयर के हवाले से जो क्विज़ में आएंगी, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश है कि कवर कर ली जाए। जज़ाकल्लाह।